गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। देखिए बेटा, लास्ट क्लास में हमने डी ब्लॉक के बारे में कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस करी थी, जिसमें 2-3 पॉइंट लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे। एक कैटलिस्ट के बारे में, यानी कि उत्प्रेरक, और उत्प्रेरक से संबंधित कुछ एग्जाम्पल्स भी हमने देखे थे। ठीक है, उम्मीद है सारी चीज़ें देख करके आपको समझ में आई होगी बातें। ठीक, अब उत्प्रेरक के बाद में नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं हम। जो भी पॉइंट्स हो गए थे बेटा उत्प्रेरक, उसके बाद में लिखोगे आप अंतराकाशी यौगिकों का निर्माण। अगली प्रॉपर्टी है अंतराकाशी यौगिकों का निर्माण। अंतराकाशी यौगिकों का निर्माण। ठीक है, देखिए अंतराकाशी यौगिक क्या होते हैं पहले तो उन्हें देखेंगे, देन उसके बाद में डिस्कस करेंगे कि यौगिक कैसे क्या है, इनकी क्या प्रॉपर्टीज है, क्या खासियत बात है, तो इनको पढ़ रहे हैं हम अलग से ना। एग्जैक्टली पहले तो ये समझो, देखो ये क्या होते हैं ना बेटा, कि जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं ना, ये कुछ इस टाइप से रहेंगे, इसके परमाणु है। अब इनके परमाणुओं के बीच में कुछ रिक्त स्थान पाया जाता है। इनके परमाणुओं के बीच में ये रिक्त स्थान पाया जाता है बेटा। ठीक है, और इस रिक्त स्थान को बोलते हैं बेटा अंतराकाश। इस रिक्त स्थान को क्या नाम देते हैं हम? अंतराकाश। अंतराकाश। अंतराकाश एक छिद्र से ही मतलब होता है, आप डायरेक्ट छिद्र भी कह सकते हो इसको। ठीक है, अंतराकाश का मतलब वो छिद्र से ही मतलब है। ठीक है, तो अंतराकाश का मतलब क्या है बेटा? इनके बीच में जो ये जगह पाई जा रही है, खाली स्थान, रिक्त स्थान पाया जा रहा है, इसको हम क्या नाम दे रहे हैं? अंतराकाश। इन अंतराकाश के अंदर कुछ छोटे छोटे अधातु परमाणु, छोटे छोटे अधातु परमाणु चले जाते हैं, जैसे कार्बन, बोरोन, नाइट्रोजन। ठीक है, इस टाइप से छोटे छोटे परमाणु हैं, वो इनके अंदर जाकर के अधातु। ठीक है, इसलिए लिथियम नहीं लिखा, उसके बाद बेरिलियम नहीं लिखा, फिर कार्बन, बोरोन इनको लिखा है ना, नाइट्रोजन। ठीक है, ये छोटे छोटे परमाणु है बेटा, ये जाकर के व्यवस्थित हो जाते हैं इन रिक्त स्थानों पे, इन अंतराकाश में। इस प्रकार से जो नया कंपाउंड बनेगा, जिसके अंतराकाश में ये छोटे छोटे अधातु परमाणु, धातु की बात नहीं की मैंने, अधातु की बात कर रहा हूं ना, अधातु परमाणु जाकर के इस अंतराकाश में चले जाते हैं। इससे जो यौगिक बनेगा, उस यौगिक को कहते हैं हम अंतराकाशी यौगिक। ठीक है, अंतराकाशी यौगिक समझ में आया। अब इसमें क्या होता है बेटा कि इसकी कोई प्रॉपर्टीज जो है ना, देखो बेसिक जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है वो सिमिलर रहती है, मतलब रासायनिक गुणों में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे पहले धात्विक गुण दिखा रहा था, ये कोई धातु ही तो है ना, ये वाली तो धातु, ये वो है धातु। तो जिन इनका जो धात्विक गुण था ना पहले, वो भी बिल्कुल सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा, कुछ भी कोई चेंज नहीं होगा, बिल्कुल एज इट इज जैसा था वैसे का वैसा वो अभी भी बना रहेगा। ठीक है, ये हमने कहा उसका धात्विक गुण समान है। धात्विक गुण समान होने के बाद में उनकी चालकता है, देखो क्योंकि हम आयनिक रूप से कह सकते हैं ये चालकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। क्यों? जैसा पहले जितना इलेक्ट्रॉन आयन वगैरह था उतना ही अब बना रहेगा, कोई ना तो इलेक्ट्रॉन आया ना इलेक्ट्रॉन गया, तो चालकता भी पहले की जैसे सेम बनी रहेगी। लेकिन फर्क किस पर आता है? फर्क पड़ता है बेटा इसके, देखो इसके जो गलनांक होते हैं नॉर्मली, ठीक है, वो गलनांक उच्च हो जाते हैं। इन अधातु परमाणु के व्यवस्थित होने से इनके गलनांक उच्च हो जाते हैं। ठीक है, तो उच्च गलनांक के तौर पे इनका यूज कर लिया जाता है। तो ये होते हैं अंतराकाशी यौगिक। चलिए इसको नोट डाउन कर लेते हैं बोला। तो जो भी प्रॉपर्टीज आपने पढ़ ली थी, उसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखनी है अंतराकाशी यौगिकों का निर्माण। अंतराकाशी यौगिकों का निर्माण, इसमें लिखोगे सबसे पहले संक्रमण तत्वों के परमाणुओं के मध्य, संक्रमण तत्वों के परमाणुओं के मध्य कुछ रिक्त स्थान पाए जाते हैं। कुछ रहने देना, डायरेक्ट लिखना, रिक्त स्थान पाए जाते हैं। परमाणुओं के मध्य रिक्त स्थान पाए जाते हैं, जिन्हें अंतराकाश कहते हैं, जिन्हें
अंतराकाश कहते हैं। इन अंतराकाशों में छोटे छोटे अधातु परमाणु जैसे हाइड्रोजन, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन आदि, हाइड्रोजन, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन आदि आ जाते हैं। छोटे छोटे अधातु परमाणु आ जाते हैं। इस प्रकार बने यौगिक को अंतराकाशी यौगिक कहते हैं। अंतराकाशी यौगिक कहते हैं। अब इसको बना लो बेटा एक बार आप, ये केवल इस ब्लॉक को ना, इसके अंदर ये परमाणु और इसको अंतराकाश बता देना कि ये अंतराकाश वाला हिस्सा है, इसको अंतराकाश कह रहे हैं। थोड़ा जल्दी बनाना। हो गया? कुछ एग्जाम्पल लिख लो इसके। टाइटेनियम कार्बाइड होता है, Mn4n होता है, Fe3b होता है, इस तरीके से ना। वैसे इसके साथ हाइड्रोजन जुड़ता है आयरन के साथ, तो बी की जगह H कर लेना। कुछ नहीं, वैसे ये एग्जाम्पल इतना ज़्यादा खास है नहीं बेटा कि बहुत ज़्यादा है ना, इसको H कर लेना, बस इतना ध्यान रख लेना। अब देखो इसमें ये बात समझ में आ रही होगी आपको कि टाइटेनियम के अणु होंगे सारे और उसमें बीच में कार्बन जाके व्यवस्थित हो गया। इसमें क्या है, मैग्नीज के अणु होंगे, उसमें बीच में जाके नाइट्रोजन हो गया। इसमें Fe के अणु थे, उसमें हाइड्रोजन व्यवस्थित हो गया। तो ऐसे ये अंतराकाशी यौगिक है। लिखो अंतराकाशी यौगिकों के गुण। अंतराकाशी यौगिकों के गुण। फर्स्ट पॉइंट लिखा, शुद्ध धातु की तुलना में गलनांक उच्च होता है। शुद्ध धातु की तुलना में गलनांक उच्च होता है। दूसरा पॉइंट, इनकी कठोरता में भी वृद्धि होती है। इनकी कठोरता में भी वृद्धि होती है। अच्छा, कठोरता के लिए एक एग्जांपल बता देता हूँ। WC, टंगस्टन कार्बाइड है ना, टंगस्टन है W और ये कार्बाइड। ये क्या होता है बेटा, ये बिल्कुल हीरे के समान कठोर होता है। हीरे के समान कठोर होता है। तो एग्जांपल में लिख दो टंगस्टन कार्बाइड और उसमें लिख देना बेटा हीरे के समान कठोर। हो गया? तीसरा पॉइंट लिखो, ये रासायनिक रूप से अक्रिय होते हैं। रासायनिक रूप से अक्रिय होते हैं तथा अच्छा, एक तो रासायनिक रूप से अक्रिय और चालकता पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जितने आयन पहले थे उतने ही अब रहेंगे ना। इनकी विद्युत चालकता समान रहती है। विद्युत चालकता समान रहती है, मतलब चेंज नहीं होती है ना। विद्युत चालकता समान रहती है।
ठीक है, तो ये हो गया बेटा अंतराकाशीय यौगिकों के निर्माण की बात। अगली बात करें, सुनो अब ध्यान से, नेक्स्ट हेडिंग डालोगे मिश्र धातुओं का निर्माण। फॉर्मेशन ऑफ अलॉयज, मिश्र धातुओं का निर्माण। देखो होता क्या है, जितनी भी मिश्र धातुओं का निर्माण करते हो ना आप, उनमें अधिकतर में बेटा डी ब्लॉक की धातु ही काम में ली जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि डी ब्लॉक की जो धातुएं होती हैं बेटा, इनके आकार में बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता है। क्या कह रहे बेटा? इनके आकार में बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता है, या फिर ऐसा कह सकते हो इनके जो आकार होते हैं वो लगभग कैसे रहते हैं? समान रहते हैं, लगभग समान रहते हैं, थोड़ा सा घटा फिर बढ़ा तो वो आसपास ही रहते हैं ना। अब क्या होता है जब दो धातुओं को मिक्स करते हैं, देखो मिश्र धातुएं जो होती है ना वो समांगी मिश्रण होता है, ये बात जानते हो आप? मिश्र धातुएं कैसे होती है? समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण मतलब पूरी धातु एक दूसरे में अच्छे से मिल जानी चाहिए, है ना, ठीक है। अब होता है क्या बेटा, इनके आकार लगभग समान होते हैं। जैसे मान लो कोई एक धातु रही होगी है, अब इसमें मैं कोई दूसरी धातु मिक्स करना चाहता हूं, जैसे परमाणु सारे एक ही रहे होंगे, अब मैं बी मिक्स करना चाहता हूं, तो सीधी बात है एक अणु को हटा के दूसरा अणु आएगा। अब वो कब आ पाएगा? जब उसकी जो जगह है उसमें वो फिट बैठता हो। अगर उसमें फिट ही नहीं बैठेगा तो जालक का स्ट्रक्चर खराब हो जाएगा, सही है। तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, जैसे मान लो ये सारे के सारे अणु ए रहे होंगे, अब मान लो मैं इसमें बी ऐड कर रहा हूं, है ना, मैंने इसमें क्या मिलाया बेटा? बी। तो बी आकर के कब व्यवस्थित हो पाएगा? जब उनका आकार इसके आकार लगभग समान रहे, आकार सेम रहेगा तो ही तो व्यवस्थित हो पाएंगे, तो नहीं तो क्या होगा, उसमें परफेक्ट बैठ ही नहीं पाएगा। तो जैसे मान लो ए के बाद में बी आ गया होगा, फिर ए आ गया होगा, फिर बी आ गया होगा, फिर ए आ गया होगा, फिर बी आ गया होगा, जो भी पैटर्न रहा होगा, ठीक है। सबकी क्वांटिटी अलग अलग होती है, कोई किस रेशो में मिलाते हैं, कोई किस रेशो में मिलाते हैं, ठीक है। तो ये तो इनका आकार क्या होता है, लगभग समान होने की वजह से ये परमाणु आपस में एक दूसरे के साथ अच्छी तरीके से व्यवस्थित हो जाते हैं, ठीक है, दिक्कतें नहीं आती। अगर मान लो एक का आकार बहुत छोटा हो, एक का आकार बहुत बड़ा हो, फिर आपस में मिक्स करेंगे तो दिक्कतें आएंगी। इस बड़े परमाणु की जगह छोटा परमाणु रखूंगा तो दिक्कत आएगी, और छोटे परमाणु की जगह बड़ा तो वैसे ही नहीं आएगा, है ना, तो वो जालक खराब हो जाता है, उसमें दिक्कतें आती है। तो मिश्र धातुओं का निर्माण सामान्यतः संक्रमण तत्वों से किया जाता है, और इसका रीजन क्या बेटा, इनका आकार लगभग समान होना, ठीक है। लिखिए, अधिकांश मिश्र धातुओं का निर्माण, अधिकांश मिश्र धातुओं का निर्माण डी ब्लॉक के तत्वों से किया जाता है, डी ब्लॉक के तत्वों से किया जाता है, क्योंकि इनके परमाणुओं का आकार लगभग समान होता है, इनके परमाणुओं का आकार लगभग समान होता है, जिससे आसानी से एक दूसरे के जालक में व्यवस्थित हो जाते हैं, जिससे आसानी से एक दूसरे के जालक में व्यवस्थित हो जाते हैं। लाइन चेंज करके लिखना बेटा। मिश्र धातु एक समांगी मिश्रण होता है, तथा शुद्ध धातुओं की तुलना में मिश्र धातुओं का गलनांक व कठोरता अधिक होती है, गलनांक व कठोरता अधिक होती है, तथा ये संक्षारण के प्रति अक्रिय होते हैं। जल्दी से मिश्र धातुओं पे है ना जंग वगैरह भी नहीं लगती।
संक्षारण के प्रति अक्रिय होते हैं। कुछ एग्जाम्पल लिखो बेटा। एक एग्जाम्पल तो बहुत अच्छे से आप जानते होंगे, पीतल, है ना, पीतल। तो बेटा पीतल के लिए तो बता रखा है आपको पिताजी, ठीक है, शायद वर्ड आता है ना, ठीक है, तो एक पिताजी वर्ड याद रख लेना, वो तो इसी से हो जाएगा ना, पिताजी। पीतल जो होता है वो तांबा और जिंक से मिलकर के बना होता है ना, तांबा और जिंक, ठीक है। तो पीतल में दो चीजें होती है बेटा, तांबा मतलब कॉपर, जिंक मतलब Zn। फटाफट एग्जाम्पल लिखो, पीतल, कॉपर प्लस जिंक। कांसा लिखो दूसरा, कांसा, किससे मिलकर होता है कांसा? स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील, और एक सोल्डर वायर आता है बेटा, सोल्डर वायर, जिसको हिंदी में कई बार रांगा भी बोल देते हैं, सोल्डर वायर ना। सारे एग्जाम्पल लिखो। कांसा क्या होता है? कांसा कॉपर के साथ में टिन मिक्स होता है बेटा, टिन, Sn, कॉपर प्लस टिन, Cu प्लस Sn, Cu प्लस Sn। स्टेनलेस स्टील क्या होता है? एग्जैक्टली Fe होता है बेटा, आयरन, मुख्य धातु। इसमें आयरन के साथ में कुछ मात्रा में क्रोमियम, कुछ मात्रा में निकल मिक्स कर ली जाती है, स्टेनलेस स्टील में आता है। सोल्डर वायर क्या होता है? लेड प्लस टिन, लेड प्लस टिन, Pb प्लस Sn, लेड प्लस टिन, Pb प्लस Sn, वो क्या होता है बेटा? सोल्डर वायर। तो ये कुछ मिश्र धातु है ना, ठीक है। पीतल में क्या क्या होता है? कॉपर प्लस जिंक, पीतल में क्या क्या होता है? कॉपर प्लस जिंक। कांसे में क्या क्या होता है? कॉपर प्लस टिन। स्टेनलेस स्टील क्या होता है? आयरन के साथ में क्रोमियम और निकल होता है। सोल्डर वायर क्या होता है बेटा? लेड प्लस टिन। सोल्डर वायर तो जानते होंगे आप। अच्छा देखो बेटा, इसके गलनांक में है ना, जैसे अभी अपन ने नॉर्मल लिखवाया उच्च होता है गलनांक, लेकिन सोल्डर वायर ऐसा है जिसका गलनांक कम हो जाता है ना। तो लिखो इसको नोट में, सोल्डर वायर का गलनांक, सोल्डर वायर का गलनांक लेड तथा टिन की तुलना में, लेड तथा टिन की तुलना में बहुत कम होता है। इसलिए इसका प्रयोग विद्युतीय उपकरणों की वेल्डिंग में किया जाता है, विद्युतीय उपकरणों की वेल्डिंग में किया जाता है। ठीक है। अब इसके कुछ ऑक्साइड्स है बेटा, उसकी बात करते हैं ना। एग्जैक्टली क्या, हमें 2 ऑक्साइड पढ़ने हैं डी ब्लॉक में, इस चैप्टर मतलब डी ब्लॉक कंप्लीट हो जाएगा। कौन कौन से? अच्छा पहले तो हेडिंग डाल लो, ऑक्साइड, है ना, या फिर संक्रमण तत्वों के ऑक्साइड, संक्रमण तत्वों के ऑक्साइड। देखो ये बातें मैं पहले भी बता चुका हूं। अच्छा देखना समझना बेटा, है ना। अब पहले तो बात करता हूं 3D श्रेणी की। 3D श्रेणी की जब बात करोगे ना आप, तो इसमें एक स्कैंडियम ऐसा है बेटा जो +3 ऑक्सीजन अवस्था दिखाता है। इसके अलावा बाकी सारे के सारे +2 ऑक्सीजन अवस्था दिखाते हैं, है ना। तो जब कभी भी कोई सा भी +2 वाला
ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा, ऑक्सीजन -2 दिखाएगा, तो ये आपस में जुड़ेंगे तो ऑक्साइड बन जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, डायरेक्ट बनेगा एमओ ऑक्साइड। सही है ना, एमओ ऑक्साइड बन जाएगा। ठीक है, तो 3D श्रेणी में स्कैंडियम +3 इसको छोड़ करके बाकी सभी एमओ प्रकार के ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है, नॉर्मल जो भी ऑक्साइड होंगे बेटा, इनकी जो प्रकृति होती है वो प्रकृति होती है आयनिक। नॉर्मल ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? आयनिक। नॉर्मल जो भी ऑक्साइड बनेंगे इसकी प्रकृति कैसी बेटा? आयनिक। लेकिन जैसे जैसे ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ेगी, ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगी, ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ेगी, वैसे वैसे आयनिक प्रकृति क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। आयनिक प्रकृति क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। आयनिक कम होगा तो दूसरा गुण जो है ना सहसंयोजक, सहसंयोजक गुण क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है, जो आयनिक प्रकृति के होते हैं बेटा वो आपको पता है क्षारीय गुण रखते हैं। वो कौन से गुण रखते हैं? क्षारीय। और जो सहसंयोजक के होते हैं वो कौन से गुण रखते हैं? अम्लीय। तो मैं इसको ऐसा भी कह सकता हूँ, ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ने पर क्षारीय गुण कम होता है और अम्लीय गुण बढ़ता है। ठीक है, ये तो सिंपल सी बात हो गई है ना, मतलब +2 वाले जो भी होंगे ना ये ऑक्साइड, ये सारे के सारे कौन से ऑक्साइड होते हैं बेटा? ये सारे होंगे आयनिक। ठीक, इसके बाद में फिर वो सारे आयनिक गुण कम होता जाएगा और सहसंयोजक गुण बढ़ता जाएगा। ये तो एक बेसिक बात हो गई ना, इसको लिख लेते, फिर अब यौगिकों की बात करेंगे, कौन कौन से यौगिक हमें पढ़ने हैं। 3D श्रेणी में 3D श्रेणी में स्कैंडियम +3 को छोड़कर, स्कैंडियम +3 को छोड़कर शेष अन्य धातुएं, शेष अन्य धातुएं MO प्रकार का ऑक्साइड बनाती है, MO प्रकार का ऑक्साइड बनाती है, जिनकी प्रकृति आयनिक होती है, जिनकी प्रकृति आयनिक होती है। लाइन चेंज करके लिख, अच्छा पहले एक बार इसको लिख दो ना, इसको लिख देना एक बार। लिख दिए, अब लिखो आगे। ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ने पर, ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ने पर आयनिक गुण में कमी, आयनिक गुण में कमी तथा सहसंयोजक गुण में वृद्धि होती है। ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ने पर आयनिक गुण में कमी तथा सहसंयोजक गुण में वृद्धि होती है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो। ऑक्सीकरण अवस्था जितनी अधिक होगी, ऑक्सीकरण अवस्था जितनी अधिक होगी उसका अम्लीय गुण भी उतना ही अधिक होगा, उसका अम्लीय गुण भी उतना ही अधिक होगा। अब है ना हमें दो ऑक्साइड को डिस्कस करना है बेटा। एक तो है K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट, और दूसरा आता है KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट। ये दो ऑक्साइड है जिनको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग डाल लेंगे हम K2Cr2O7, K2Cr2O7 पहले हेडिंग डाल लो ना, K2Cr2O7। नेम लिख लेना बेटा इसका पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट। क्या कहते हैं इसको? पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसके निर्माण की विधि लिखेंगे। लिखो निर्माण की विधि।
निर्माण की विधि। लिख दिए। इसका जो निर्माण किया जाता है ना बेटा, ठीक है, क्रोमाइट अयस्क से किया जाता है। किससे किया जाता है? क्रोमाइट अयस्क से। किससे निर्माण किया जाता है इसका? क्रोमाइट अयस्क से। क्रोमाइट अयस्क से। क्रोमाइट अयस्क से किसका निर्माण करते हैं हम? पोटेशियम डाइक्रोमेट का। ठीक है, क्रोमाइट अयस्क से। लिखो, K2Cr2O7 का निर्माण, K2Cr2O7 का निर्माण क्रोमाइट अयस्क, क्रोमाइट अयस्क, इसका फॉर्मूला लिख लेना बेटा, याद रखना है ना, FeCr2O4। क्रोमाइट अयस्क FeCr2O4 से किया जाता है, FeCr2O4 से किया जाता है। ठीक है, इसको फेरोक्रोमेट भी कहते हैं बेटा, है ना, इसे फेरोक्रोमेट भी कहा जाता है। इसी को क्या कहते हैं बेटा? फेरोक्रोमेट। इसी को क्या कहते हैं? फेरोक्रोमेट, है ना। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं भाई? फेरोक्रोमेट। लिख लेना इस लाइन को, लिखो इसको, इसे ही फेरोक्रोमेट कहा जाता है। इसे ही फेरोक्रोमेट कहा जाता है। जो ऑरेंज रंग का पाउडर होता है, जो ऑरेंज रंग का पाउडर होता है ना, कलर कैसा होता है इसका? ऑरेंज, ऑरेंज रंग का पाउडर होता है। ठीक है, अब इसका जो निर्माण होता है बेटा 3 स्टेप्स में होता है। 3 स्टेप्स में इसका निर्माण होता है ना। सबसे पहले स्टार्टिंग तो फेरोक्रोमेट से करेंगे। ठीक है, पहली स्टेप में लिखो, फेरोक्रोमेट का पहली स्टेप में लिखो ना, फर्स्ट स्टेप, फेरोक्रोमेट का सोडियम क्रोमेट में परिवर्तन। फेरोक्रोमेट का सोडियम क्रोमेट में परिवर्तन। फेरोक्रोमेट का सोडियम क्रोमेट में परिवर्तन। ठीक है, पहली स्टेप में हम क्या करें बेटा? फेरोक्रोमेट से क्या बनाएंगे? सोडियम क्रोमेट। ठीक है, कैसे बनाएंगे उसको समझना। देखो, फेरोक्रोमेट तो क्या था? FeCr2O4, है ना। एक मेथड तो होता है बेटा, इसकी रिएक्शन आप NaOH के साथ वायु की उपस्थिति में कराओ, और इसके पैरेलली दूसरा मेथड भी हम लिख लेते हैं कि FeCr2O4, इसकी रिएक्शन सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 के साथ में ऑक्सीजन के साथ कराओ। दोनों मेथड है ना, NaOH भी लिख सकते हो, Na2CO3 भी ले सकते हो। अब क्या होता है बेटा? इनसे बनता है सोडियम क्रोमेट। सोडियम क्रोमेट में क्या होता है बेटा? पहले तो ये क्रोमेट क्या होता है ना, CrO4, और इसका जो चार्ज होता है वो -2 आता है। अभी मैं अलग से कराऊंगा इस चीज को भी, है ना। ठीक है, CrO4 को बोलते हैं क्रोमेट। बाकी सोडियम जोड़ने होंगे तो -2 आता है, इसलिए 2 सोडियम जोड़ते हैं इसके साथ, Na2CrO4, ये बनता है सोडियम क्रोमेट। राइट, सूत्र याद रखना है बेटा, सोडियम क्रोमेट क्या होता है? Na2CrO4। फेरोक्रोमेट को तोड़ करके इसमें सोडियम गया होगा और बनाएगा क्या? सोडियम क्रोमेट। बन गया सोडियम क्रोमेट। अच्छा, इसके अलावा इसमें दिख रहा है बेटा, और क्या दिखेगा? Fe दिखेगा। Fe इसके ऑक्साइड में बदल जाता है। ऑक्साइड क्या बनाता है? Fe2O3, और हाइड्रोजन दिख रही है इसमें घूम फिर करके, हाइड्रोजन जल में बनाती है, जल, H2O। सिमिलर अगर ये मेथड यूज लिया होता तो इसमें भी वही सोडियम चला जाएगा Fe को हटा करके, तो बनेगा तो वही सोडियम क्रोमेट Na2CrO4। दूसरी बात, ये Fe इसके ऑक्साइड में बनाएगा, मतलब अभी भी वही बनेगा Fe2O3।
तीसरी बात, इस बार हाइड्रोजन नहीं है, कार्बन है, तो कार्बन से जो बनता है वो बनता है बेटा CO2। कार्बन से जो बनता है वो कौन सा गैस बनेगी? CO2। बस फर्क इसका ही है और कुछ नहीं है ना। तो दोनों तरीकों से आप बना सकते हो, कोई से भी जो मर्जी आए वो ना। स्टेप फर्स्ट हो गया फेरोक्रोमेट का सोडियम क्रोमेट में परिवर्तन। ऑक्सीजन की उपस्थिति में या तो NaOH के साथ रिएक्शन कराओ या सोडियम कार्बोनेट के साथ कराओ, दोनों ही केसों में सोडियम क्रोमेट का निर्माण होता है। बाकी फेरस मतलब फेरिक ऑक्साइड और H2 या CO2 बनती है। फटाफट रिएक्शन लिख दो। पहले स्टेप में फेरोक्रोमेट किस में बदल गया? सोडियम क्रोमेट में। दूसरी स्टेप लिखेंगे अब, स्टेप नंबर 2। हटो, स्टेप 2 लिखो। अब जो सोडियम क्रोमेट बना है, सोडियम क्रोमेट का सोडियम डाइक्रोमेट में परिवर्तन। सोडियम डाइक्रोमेट में परिवर्तन। सोडियम क्रोमेट का सोडियम डाइक्रोमेट में परिवर्तन। सोडियम क्रोमेट का सोडियम डाइक्रोमेट में परिवर्तन। देखो कैसे करेंगे। सोडियम क्रोमेट है, उसको उठा लो बेटा, Na2CrO4, और किसी एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं। ठीक है, जैसे H2SO4 ले लेते हैं। नॉर्मली आप तो H2SO4 के साथ में ही कराना। ठीक है, ये आपस में रिएक्शन करता है तो बेटा क्रोमेट, देखो एक है क्रोमेट और एक है डाइक्रोमेट, है ना। क्रोमेट तो क्या होता है? CrO4 2-, इसको तो कहते हैं क्रोमेट। और एक होता है Cr2O7 2-, इसको कहते हैं डाइक्रोमेट। नाम से पता चल रहा है डाई का मतलब तो दो आने चाहिए, क्रोमियम, वो दो आएंगे। तो ये कन्वर्ट होके बनाता है बेटा। और सोडियम डाइक्रोमेट बनेगा तो सोडियम तो आएगा, दोनों पे चार्ज -2 ही रहता है, तो सोडियम तो 2 ही जुड़े रहेंगे। Na2 बस Cr2O7 बन जाएगा यहाँ से, Na2Cr2O7। ठीक है, और दूसरी बात क्या बच रहा होगा बेटा? यहाँ से इधर से क्या बच रहा होगा? देखो क्रोमियम आया है, ये SO4 है, सल्फेट बच रहा है, इसको बैलेंस करोगे तो सोडियम बचेगा। वो सोडियम जाके इस SO4 से जुड़ के इसका बना लेगा अलग से Na2SO4, सोडियम सल्फेट। बन जाने तो उससे अपना कोई लेना देना नहीं, अपने काम की चीज बन गई Na2Cr2O7, सोडियम डाइक्रोमेट। ठीक है, ये दूसरी स्टेप लिखो, सोडियम डाइक्रोमेट। अच्छा, इस हाइड्रोजन को बैलेंस कर लेना। क्या ऐड करोगे हाइड्रोजन के लिए? क्या हाइड्रोजन है ना, इसके लिए क्या लिखोगे? प्लस में H2O, प्लस में H2O लिख देना इस हाइड्रोजन के लिए। भाई हाइड्रोजन बची हुई है, इसके लिए प्लस में H2O। ठीक है, थर्ड स्टेप, स्टेप नंबर 3 लिखो। सोडियम डाइक्रोमेट का क्योंकि आपको तो जो बनाना है उसमें पोटेशियम चाहिए, तो कुछ नहीं, अब सोडियम को हटा रहे हैं। सोडियम डाइक्रोमेट का पोटेशियम डाइक्रोमेट में परिवर्तन। सोडियम डाइक्रोमेट का पोटेशियम डाइक्रोमेट में परिवर्तन।
बेटा कुछ नहीं, इसमें जो लास्ट में आपके पास सोडियम डाइक्रोमेट बना है ना, उसका किसी लवण से अभिक्रिया कराएंगे, उस लवण में पोटेशियम होना चाहिए बस हमको, क्योंकि पोटेशियम चाहिए। तो इसको उठा लाएंगे Na2Cr2O7। अब कोई पोटेशियम वाला लवण लेना है, लवण में सिंपल क्लोरीन ले सकते हो, ब्रोमीन ले सकते हो, सल्फेट ले सकते हो, जो मर्जी आए। सिंपल से क्लोरीन दिख रहा है हमको तो इसी को उठा लेते हैं, है ना। कुछ नहीं होगा, ये पोटेशियम जाकर के सोडियम को हटा देगा और खुद जुड़ जाएगा उसकी जगह। और K2Cr2O7, क्योंकि डाइक्रोमेट तो बना नहीं, वो तो सेम ही रहेगा। ये बैलेंस नहीं कर रहे हम, 2 काउंटिंग में आएंगे, 3 आएंगे ना। और ये NaCl के साथ जुड़ के क्या बना लेगा, NaCl। बस ये 3 स्टेप्स है, बन गया पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट के निर्माण की विधि थी। हो गया, ठीक है। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट का निर्माण 3 विधियों 3 स्टेप्स में होता है। पहली बात तो स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं, क्रोमाइटाइज, जिसको क्या कहते हैं बेटा, फेरोक्रोमेट। फेरोक्रोमेट का फॉर्मूला क्या है, FeCr2O4, FeCr2O4 फेरोक्रोमेट। इसको पहले किस में कन्वर्ट करेंगे, सोडियम क्रोमेट में। सोडियम क्रोमेट क्या होता है, Na2CrO4, Na2CrO4 इसमें कन्वर्ट करते हैं ना। उसके लिए या तो NaOH ऑक्सीजन से करा दो या Na2CO3 के साथ ऑक्सीजन से करा दो, ठीक है। बाद में ऑक्साइड बनेगा फेरिक का और H2O का या CO2 बनेगा। जो बना है यहाँ पे Na2CrO4, इसको डाइक्रोमेट में कन्वर्ट करते हैं Na2Cr2O7 में। कुछ नहीं, अम्ल से अभिक्रिया करा दी थी। और फिर लास्ट में ये जो सोडियम है इसको पोटेशियम से चेंज करना, तो पोटेशियम का लवण ले लिया था हमने। यही स्टेप है ना। तो 3 स्टेप्स में अभिक्रिया पूरी होती है, तीनों ध्यान रखने हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। क्या हुआ बेटा, नहीं हाइड्रोक्साइड कहाँ पे, इस जगह लवण वो तो क्षार हो गया, क्या उस तो क्षार हो गया ना, उसमें फिर दिक्कत हो जाएगी, NaOH बनेगा, उस फिर रिएक्शन को ये क्या करता है बेटा, ये अगर क्षार ले लोगे ना तो क्षारीय माध्यम में ये स्थायी नहीं होता। ये भी चीज मैं बताऊंगा थोड़ा आगे ना। क्षार लेते ही ये स्थायी नहीं होगा, ये टूट जाएगा फिर, ठीक। अब इसमें कुछ छोटी छोटी बातें लिख देते हैं। एक तो लिखो बेटा क्रोमेट आयन, क्रोमेट आयन क्या था इसका फॉर्मूला, CrO4 2-, इसको क्या कहते हैं बेटा, क्रोमेट आयन। उसी के अंदर चल रहा है ना, सब हेडिंग लो, क्रोमेट आयन, क्रोमेट आयन। देखो क्रोमेट आयन में क्या होगा, अच्छा 2 चीजें देखनी है, एक इसका रंग देखना है और इसका स्ट्रक्चर देखना है। इसकी जो आकृति होती है ना बेटा, सूत्र तो दिख ही गया आपको, ठीक है। इसकी जो आकृति ज्यामिति होती है वो होती है चतुष्फलकीय, टेट्राहेड्रल, चतुष्फलकीय टेट्राहेड्रल, है ना, ठीक है। अच्छा कैसे बनता है बेटा क्रोमियम चतुष्फलकीय, ये जानते हो ना आप, एक बीच में कोई आता है फिर बाकी 3 इस तरीके से ऐड कर देते हैं हम, वो चतुष्फलकीय होता है ना। तो कुछ नहीं, बीच में क्रोमियम बनाओगे और 4 ऑक्सीजन है तो 4 जगह ऑक्सीजन ऐड करनी है आपको, ठीक, 1 2 3 4। अब क्या होता है बेटा, ऑक्सीजन तो डबल बॉन्ड बनाता है ना। तो जहां भी देखो टोटल कितना चार्ज चाहिए आपको, -2, तो 2 ऑक्सीजन तो रख दो एक एक बॉन्ड से, कोई से भी 2, चारों में से कोई से भी 2 रख दो एक एक बॉन्ड, बाकी 2 की वैलेंसी पूरी कर लेना डबल बॉन्ड से, ठीक है। तो अब ऐसा नहीं इन दोनों पे ही रहेगा, कहीं भी बना लो 2 बॉन्ड और बाकी 2 पर माइनस चार्ज छोड़ दो एक एक, है ना, ठीक है। इसको बोलते हैं बेटा क्रोमेट आयन, ठीक है। कोई भी 2 ऑक्सीजन पे -1 चार्ज आएगा तो -2 चार्ज हो जाएगा, बना लो जल्दी, डायरेक्ट लिख दो आकृति चतुष्फलकीय है। आकृति चतुष्फलकीय हो गई। अच्छा इसका जो रंग होता है ना बेटा, वो होता है येलो ना, पीला, बस रंग लिख देना येलो। ऐसे हेडिंग डालो आप, डाइक्रोमेट,
डाइक्रोमेट आयन, और इसको क्या लिखा था Cr2O7, डाइक्रोमेट आयन को क्या बोला Cr2O7। वेरी गुड, Cr2O7। ठीक है, इसकी आकृति कैसी होती है बेटा? आकृति तो इसकी भी चतुष्फल की होती है, इसकी भी आकृति कैसी होती है? चतुष्फल की है, पर दो चतुष्फलक आपस में जुड़ते हैं। देखो क्रोमियम कितने हैं? 2। क्रोमियम कितने भाई? 2। और ऑक्सीजन कितनी है? 7। अब दोनों को बराबर बांटो तो 3 ही आएगी। एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा है, वो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन दोनों के साथ में कॉमन कर दो। बाकी इसको चतुष्फल के बना दो, इसको चतुष्फल के बना दो। ठीक है, इसमें भी बाकी की 3 ऑक्सीजन जुड़ जाएगी, इसमें भी 3 ऑक्सीजन जुड़ जाएगी, होगी 7 पूरी। टोटल चार्ज कितना रखना है? -2। एक माइनस इस पे रखो, एक माइनस उस पे रखो, कहीं भी आपकी मर्जी आया। सपोज मैं -1 इस पे रख देता हूँ, -1 इस पे, हो गया -2। बाकी की वैलेंसी पूरी कर लेना, डबल बॉन्ड इसमें, डबल बॉन्ड इसमें। ये ऑलरेडी डबल बॉन्ड हो रहा है, इसमें डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड। ठीक है, तो ये इसको आकृति बोलोगे द्विचतुष्फलकीय या दो चतुष्फलकीय है? होती तो चतुष्फलकीय बेटा, इसको चतुष्फलकीय कहते हैं कहने को था ना, पर दो चतुष्फलक से मिलकर बना होता है। तो फटाफट आकृति में लिख देना, दो चतुष्फलकीय, दो चतुष्फलकीय। और इसका जो रंग होता है ना बेटा, वो होता है ऑरेंज। क्रोमेट आयन येलो कलर का होता है, डाइक्रोमेट आयन ऑरेंज कलर का होता है। क्रोमेट आयन जो था बेटा, इसमें भी -2 चार्ज है, पर CrO4 है। डाइक्रोमेट में Cr2O7 है और -2 ही चार्ज है। ठीक है, अच्छा एक चीज और बता देता हूं बेटा, इनका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है क्रोमियम का? क्रोमियम का ऑक्सीकरण नंबर कितना होगा यहाँ पे? तो 2 बॉन्ड बेटा, नहीं +3 नहीं होगा, 2 बॉन्ड इससे बना रहा है, जो ऑक्सीजन डायरेक्ट जुड़ा हुआ है ना उस पे देखो, तो -2 इधर से, 2 ऑक्सीजन ये बॉन्ड बना रहा था, -2 इसका, ये एक ही बॉन्ड बना रहे तो -1 आएगा, ये एक बना रहे तो -1 आएगा। टोटल कितने हो गए? -6, -2 -2 -2। ठीक है, इसलिए क्रोमियम का होगा +6, उसको बैलेंस करेगा ना उसको टोटल। यहाँ देखोगे इसका -2, इसका -2, इसका -1, और इधर से एक ही बॉन्ड बना रहा है भाई, एक तो उससे बना रहा होगा, इसके साथ तो एक ही बना रहा है, तो टोटल यहाँ भी कितना होगा? -6, वो -6 टोटल होगा, तो इसका कितना रह जाएगा? +6। कह सकते हैं +6 ही दोनों में, तो ऑक्सीजन अंक चेंज नहीं हो रहा, चेंज हो रहा है इनका क्या नेम है ना, क्योंकि जो स्ट्रक्चर है वही चेंज हो रहा है। ठीक है, अब ये आयन एक दूसरे में कन्वर्ट भी हो सकते हैं भाई। क्रोमेट आयन क्या था? CrO4 2-, और डाइक्रोमेट क्या था बेटा? Cr2O7 2-। अब ये है बेटा, इन दोनों को आपस में कन्वर्ट करना आसान काम है। अम्लीय माध्यम में ये स्थायी होता है, तो अगर आप अम्लीय माध्यम दे दोगे तो क्रोमेट से डाइक्रोमेट बनता है। ये कौन सा था? क्रोमेट, जिसका रंग कैसा था? ये कौन सा बेटा? डाइक्रोमेट, इसका रंग कैसा है? ठीक है, तो ये क्रोमेट अगर अम्लीय माध्यम में हुआ तो डाइक्रोमेट में चेंज होता है। सिमिलर अगर मैं क्षारीय माध्यम ले लूं तो डाइक्रोमेट टूट करके क्या बना लेता है? वापस क्रोमेट। इसीलिए मैंने यहाँ कहा था बेटा आपसे कि अगर मैं यहाँ क्षार ले लूंगा तो क्षार में तो डाइक्रोमेट टूट जाएगा और वापस क्रोमेट बना लेता। हमको तो डाइक्रोमेट चाहिए था, इसलिए क्षारीय माध्यम नहीं ले सकते ना। ठीक है, तो डाइक्रोमेट है, इससे क्या बनता है? ठीक है, इसको अगर रिएक्शन के रूप में लिखना चाहो तो भी लिख सकते हो। कैसे? कि आपके पास CrO4 2- है, इसको देंगे सर अम्लीय माध्यम। अम्लीय माध्यम दोगे तो क्या होगा? ये बनाएगा Cr2O7, वो काउंटिंग में डबल हो जाते हैं, उसको क्या करना है ना, और हाइड्रोजन मिलके बनाता है H2O। बैलेंस करना चाहो तो 2 लिख देना, हो गया बस बैलेंस है ना, इसके आगे 2 इसके आगे 2। ऐसे ही
इधर से रिएक्शन कराऊं बेटा कि डाइक्रोमेट है Cr2O7 2-, इसको देना पड़ेगा क्षारीय माध्यम। क्षारीय माध्यम में ये क्या होगा, CrO4 2- में टूट जाएगा, सही है, और वापस वो हाइड्रोजन है वो फिर से H2O बनाएगा। तो रिएक्शन लिखना कोई बड़ी बात नहीं है, आसानी से लिख सकते हो इसको, है ना। तो लिखो हेडिंग, क्रोमेट तथा डाइक्रोमेट का आपस में रूपांतरण, क्रोमेट तथा डाइक्रोमेट का आपस में रूपांतरण। लिख लो इसमें एक लाइन, फिर उसका लिख देने से ना। क्रोमेट आयन, ये बताओ क्रोमेट आयन के लिए अम्लीय माध्यम चाहिए कि क्षारीय माध्यम चाहिए? क्रोमेट के लिए क्षारीय चाहिए, मतलब क्षारीय माध्यम में स्थायी होता है, अम्लीय मिल गया तो टूट जाएगा, बन जाएगा, वो दूसरा बना लेगा ना। क्रोमेट आयन क्षारीय माध्यम में, क्षारीय माध्यम में, तथा डाइक्रोमेट आयन, डाइक्रोमेट आयन अम्लीय माध्यम में स्थायी होते हैं। स्थायी होते हैं, ठीक है, ये लिख दीजिए, कन्वर्जन लिख दो पूरा ऐसे कैसे ना, डायरेक्टली तो वैसे याद रख लेना, बाकी रिएक्शन में लिखो तो ऐसे लिख देना, ठीक है बेटा। आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। ये डाइक्रोमेट से रिलेटेड कुछ एक पॉइंट्स और बचे हुए हैं, उनको कल के क्लास में डिस्कस करेंगे। उसके बाद KMnO4 होगा, उससे डिस्कस करेंगे, ठीक है। बस ये 2 टॉपिक हुए, मतलब एक तो ये वाला और एक KMnO4, डी ब्लॉक कंप्लीट हो जाएगा, फिर ए ब्लॉक स्टार्ट होगा। ओके, ठीक, थैंक यू।